ओके। क्लास शुरू करें। एक बार वॉइस और स्क्रीन कंफर्म कर लीजिए था। Clear है सर। चेक। So in last class, how much we have completed? We have completed forces and properties and also Newton's laws. Okay. In today's class, we'll go for vector analysis. Then we have to go for free body diagram. ठीक। आप लोग प्लीज अपना एक बार माइक बंद चेक कर लीजिए। सो विल स्टार्ट विथ आवर क्लास एंड बहुत बेसिक हम लोग आज पढ़ेंगे। विल बी वेक्टर एनालिसिस। यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? चलिए, इट इज मच वाइडर कंसेप्ट। स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हमारे लिए दो ही तरह की क्वांटिटीज हैं अभी, वेक्टर एंड स्केलर। एक्चुअल में तीन होती हैं। एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो तो है कि इफ अ क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरे, इट इज अ वेक्टर। उसी को आप वेक्टर कहते हैं। इफ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स, इट इज टेंसर। एंड इफ अ क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड सिंगल एज अ मैग्नीट्यूड, इट इज अ स्केलर। लेकिन अभी हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है फॉर वेक्टर एनालिसिस, वी कैन कॉल इफ एनी quantity has magnitude, direction and it follow vector addition law, then it is a vector quantity। आप उसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें से अगर कोई भी जो कंडीशन अगर फेल हो जाता है, सपोज इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन एंड इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, तो फिर वो स्केलर हो जाएगा, राइट? इफ एनी वन ऑफ द condition fails, then it can be a scalar quantity। Now what the difference is there in between scalar? अच्छा, एक चीज मुझे कंफर्म कर लीजिए, आपको कंप्लीट वेक्टर एनालिसिस करना है या मैं शॉर्ट में खत्म करूं उसको? प्लीज एक बार रिप्लाई कर लीजिए। सर बेसिक बेसिक से पढ़ने से अच्छा होगा फिर पूरा खत्म करने से। ठीक है। नहीं तो ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग इंजीनियर लोग हैं, अब मैं बहुत बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ाऊँ तो बोर भी होते थे कभी कभी लोग। तो मुझे एक्चुअल थोड़ा बहुत आइडिया मिलता रहेगा अगर आप लोग थोड़ा क्लास में रिप्लाई करते रहेंगे कि क्या पे रुकना है, किसको हम लोग जल्दी खत्म कर सकते हैं। So, according to definition, if a quantity has a magnitude, direction, and it also follow with addition law, then it is a vector quantity। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, it will be a scalar। ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो स्केलर होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है। वाटर करंट भी ले लीजिए आप, ठीक? या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, दैट इज अ
इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती है। ठीक। तो नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे स्केलर्स हैं, स्केलर का एग्जांपल मास, एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं बोलूं कि हैव 5 kg of object plus 3 kg of object will be how much? 8 किलो। 8 kg। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कुछ और हो सकता है 8 के अलावा? ये नहीं। 5 kg plus 3 kg नहीं। लेकिन अगर आप जब वेक्टर्स में आते हैं, ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग, 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, एंड द अदर केस इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन। ठीक। बोथ द रिजल्ट्स विल बी सेम और डिफरेंट, या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं? डिफरेंट। डिफरेंट। डिफरेंट केसेस हैं, रिजल्ट भी अलग अलग होगा। इन दीज एनालिसिस, स्केलर एनालिसिस, 5 + 3 इज ऑलवेज 8। आप 5 किलो चावल लेके आइए, फिर उसमें 3 किलो चावल जो आप लेफ्ट से डालिए, राइट से डालिए, ऊपर से डालिए, कहीं से डालिए, 5 + 3 विल बी 8 kg ओनली। ठीक। तो दिस अलजेब्रा आपने बचपन से पढ़ते आए, इट इज कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। लेकिन यहाँ पे 10 + 10 कभी 20 हो जाता है, कभी 10 + 10 0 हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। 10 + 10 कैन बी फ्रॉम 0 to 20, इट कैन टेक एनी वैल्यू। 0 से लेके 20 तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट? So the algebra depends on direction and is known as vector algebra. ओके। अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 5 + 3 क्या होता है, इसलिए स्केलर कभी अलग से पढ़ा नहीं जाता है। जो नॉर्मल मैथमेटिक्स आप जानते हैं वही है। वेक्टर्स में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो उनका कैलकुलस है या अलजेब्रा है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, राइट? तो ultimately what we can say is the study of vector means study of vector algebra, right? बोल सकते हैं ऐसा? Again, what is algebra? How you can define algebra in mathematics? It represent the basic mathematical operation. Okay. In linear algebra, there are 4 fundamental mathematical operation. That is addition, subtraction, multiplication and division. अब ये चारों किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे, इनसे रिलेटेड रूल्स क्या हैं? दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड अलजेब्रा। हमारे पास इन वेक्टर अलजेब्रा जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, दैट विल बी अगेन वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज स्केलर multiplication, also known as dot product. Fourth one is vector multiplication, also known as cross product. Okay. तो वेक्टर अलजेब्रा में हमें ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने हैं। यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है फॉर सम रीजन,
कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे, अभी हमें इसको खत्म करना है। ओके, तो अगर कंटिन्यू करें इन वेक्टर अलजेब्रा द फर्स्ट डिफाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इज vector addition, and this heading can be called as vector addition rule, या वेक्टर एडिशन लॉ भी कह सकते हैं आप इसको। आगे चले ना, व्हाट इज वेक्टर एडिशन रूल। सबसे पहले वेक्टर एडिशन रूल के लिए आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। दिस इज अगेन वेरी 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 बेसिक थिंग, सो वी कैन डिफाइन, लाइक आप डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के फॉर्म में। तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, इस तरह से। लेंथ ऑफ एरो represent magnitude and head. This arrowhead gives the direction. दूसरा, अगर आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं then it can be moved from its place provided that the magnitude and direction does not change, and also the body should be rigid. अगर बॉडी रिजिड है, ठीक, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना करें, तो आप एरो को उसकी प्लेस से हटा सकते हैं। एग्जाम्पल, we'll see, suppose there is an object of mass m, a force is applied of 20 Newton. Second case, mass m, 20 Newton. Third case, Newton. Say this is case 1, this is case 2, and this is case 3. So these three diagrams, are they same or they represent different things? ये तीनों सेम है या तीनों अलग अलग केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिफरेंट है सर। अगर टेक्निकली जाएंगे तो पुश एंड पुल, and also push and pull acting on different points हैं। So if only translatory motion is analyzed, अगर केवल ट्रांसलेटरी मोशन एनालाइज कर रहे हैं आप, और बॉडी अगर रिजिड है, तो ये और ये ऑल आर सेम। ये तीन अलग अलग केस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। टिल द बॉडी इज रिजिड एंड ओनली ट्रांसलेटरी मोशन इज देयर, रोटेशन नहीं है हमारे पास। तो आप अपने रिप्रेजेंट, अपने सुविधा के हिसाब से, अगर डायग्राम ऐसा है, आपको ये वाला पसंद है, तो इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं। आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चीजें सेम है। द लेंथ ऑफ एरो शुड नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ एरो शुड नॉट चेंज, बॉडी शुड बी रिजिड, and only translatory motion should be there. Okay, so we can represent vector at any point in any provided direction should not be changed. आप किसी भी पॉइंट पे दिखा सकते हैं।
This property is also known as transmissibility of vectors. Clear है क्या? Is this transmissibility of vector. आगे चले. Using transmissibility of vectors, the vector addition law can be defined as. वेक्टर एडिशन लॉ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The definition is, if we place the vectors such that the succeeding vector is on the tip of preceding vector, then the line joining bottom of the first vector to tip of the last vector gives their resultant. By explaining, suppose we have 4 vectors. मान लीजिए vector A है, this is vector B, this is vector C, this is vector D. ठीक, तो अब ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ वेक्टर मतलब एक वेक्टर को उठा के इधर उधर आप कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको रीअरेंज करिए सो दैट ये वेक्टर ए है, इसके सर पे वेक्टर बी, इसके सर पे वेक्टर सी. डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और लेंथ भी. दिस इज वेक्टर डी, राइट. Now if we join bottom of the first vector to tip of the last vector, so this will be R. It's R equal to vector A plus vector B plus vector C plus vector D. Okay, एरो रिप्रेजेंट, ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है. क्लियर. अब इसको अगर समझने जाएंगे, सो यू वांट टू एनालाइज ए बी और सी की कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? इनफाइनाइट, राइट. और अगर डी का डायरेक्शन स्लाइटली चेंज होता है, क्या आर की वैल्यू बदल जाएगी? अगर डायरेक्शन थोड़ा भी चेंज होता है तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी. कह सकते हैं ऐसा? यस और नो? Yes, sir. नहीं. So the problem is कि we have infinite possible directions of A, B, C, D. Therefore, formula तो हमने लिख लिया. The formula can be written, but इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते आप. क्या ये फिजिबल है कि बार बार आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम बना करके लाइन का लेंथ मेजर करें रिजल्टेंट के लिए? क्या सही लग रहा है कि आप बार बार लाइनें बनाइए और लाइन के रिजल्टेंट बनाइए और रिजल्ट जाके स्केल से मेजर करिए? यही ना बोल No, रहे हैं हम, sir. रिजल्टेंट है. नॉट फिजिबल, राइट.
So the problem is कि there are infinite possible directions for a vector. Therefore, the magnitude of resultant cannot be written in the form of मैथमेटिकल फॉर्मूला। इस आर की क्या लेंथ होगी या वेक्टर का जो रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड आएगा, उसके लिए आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकते, राइट? जब तक आपके पास एक से अधिक वेक्टर हैं। इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर देयर। नाउ दो से अधिक है तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन सिर्फ 2 वेक्टर अगर हैं तो आप रिजल्टेंट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इफ ओनली 2 वेक्टर्स आर देयर, देन द रिजल्टेंट कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब इसके दो तरीके हैं रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं आप। पहला मेथड है पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा है ट्रायंगल लॉ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि दो अलग अलग रिसर्च पेपर एक ही साथ पब्लिश हुआ, तो मान लीजिए मैंने इंडिया में कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसी समय उसी टॉपिक से रिलेटेड किसी और कंट्री में कुछ पब्लिश हो गया, तो एक्चुअल क्रेडिट किसको देंगे आप? मैंने भी वही डिस्कवर किया, किसी और ने भी वही डिस्कवर किया, तो क्या करते हैं, दोनों लोग को दे देते हैं कि आपका भी सही है, आपका भी सही है। इसी तरह वेक्टर एडिशन को दो तरीके बोले जाते हैं, वन इज पैरेललोग्राम लॉ एंड अदर इज ट्रायंगल लॉ। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो ये दोनों अलग अलग लॉ नहीं है, एक ही लॉ है। हालांकि इनको पब्लिश भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पुराना वाला कहानी ये है। पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, say vector A and vector B, suppose lying at angle theta, तो आप इस A और B को यूज करके पैरेललोग्राम बनाइए, ठीक? और इनके बीच का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी वेक्टर R, इन A और B के बीच का रिजल्टेंट हो जाएगा, राइट? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? अगेन आप वेक्टर A और वेक्टर B को यूज करके ट्रायंगल बनाइए, तो ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है दिस विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो इफ दिस इज वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए होगा क्या? यस और नो? Yes, sir. yes sir, पैरेललोग्राम का साइड पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर है, तो एक वेक्टर के सर पे दूसरा वेक्टर रखा, पहले वाले वेक्टर के बॉटम से लास्ट वाले वेक्टर के टॉप को मिला रहे हैं, तो क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं है? सेम ही है, राइट? यस और नो? सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखिए, वही काम आपने यहाँ पे भी किया है। एक वेक्टर के टिप पे दूसरा वेक्टर रखा, उसके बाद बॉटम से लेके टिप को मिला रहे हैं, ये भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही है। तो अल्टीमेटली आप जो भी बोलिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलिए, पैरेललोग्राम लॉ बोलिए, ट्रायंगल लॉ बोलिए,
the result is same. Okay, and the result can be calculated as, कैलकुलेशन के लिए मैं मान ले रहा हूं suppose we have vector A and vector B inclined at angle theta. कोई सा भी आप लॉ, मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहा हूं, तो इससे आप पैरेललोग्राम बनाएंगे and according to definition this will be vector R. Yes or no? ये वेक्टर R है। तुझे निकालना है बस R का वैल्यू। R की वैल्यू को निकालने के लिए B को एक्सटेंड कर रहे हैं हम, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। One thing, this will be 90 degree. If this vector is A, this vector is also A. Yes or no? Again, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? Yes, sir. भाई क्यों होगा थीटा? करस्पॉन्डिंग एंगल ना, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है। Again, if this is theta, this will be A cos theta and this is A sin theta. देखिए बेटा, आपको जो जो कुछ अगर क्लियर नहीं हो रहा है, डाउट है, या आपको लग रहा है कहाँ से लिख दिया, प्लीज पूछ लीजिए। आगे चलें। Yes, sir. See this triangle X, Y, Z. So from triangle X, Y, Z, राइट एंगल ट्रायंगल ले, तो हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर, या आर की वैल्यू डायरेक्टली लिखें तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ये सुनो, व्हाट इज एक्स वाई? इज बी प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। आर की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन, this cos square theta plus sin square theta plus 2ab cos theta. What is cos square theta plus sin square theta? 1. 1. R will be how much? The resultant of any two vectors is a square
plus b square plus 2ab cos theta. This is resultant or addition of two vectors. This is also a direct objective question. सीधे सीधे फॉर्मूला भी आ जाता है. आगे चलें. अच्छा, though we have two vectors ना, the resultant of two vectors is a vector or scalar? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? वेक्टर ही होगा ना? अब तो सुन पा रहे हैं कि नहीं? In progress. 22 students, please. चलिए वापस आते क्लास में. चलिए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी वेक्टर होता है, या सुनो? yes sir, ओके, अगर वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा. मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ आर कैन बी, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन ऑफ आर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ दीज टू वेक्टर्स. आर की डायरेक्शन बी से या ए से रेफरेंस लेकर के कैलकुलेट की जा सकती है. मैं बी को रेफरेंस ले रहा हूं. से दिस एंगल इज अल्फा. तो अगेन फ्रॉम ट्रायंगल एक्स वाई जेड, x comma y, x y z, what is from triangle x y z, what is tan alpha? देखिए यहां से tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी क्या? वाई जेड अपॉन एक्स वाई, yes राइट? tan alpha is वाई जेड अपॉन एक्स वाई. वाई जेड इज नथिंग बट a sin theta और एक्स वाई इज, पहले भी देखा, इट इज b प्लस a cos theta. ये सुनो, therefore alpha is tan inverse a sin theta upon b plus a cos theta. This is angle between resultant and vector b. ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका भी है. अगर आप वेक्टर बी लेंगे तो यू स्टार्ट विथ a sin थीटा. अगर आप वेक्टर a से निकाल रहे हैं एंगल, यू स्टार्ट विथ b sin थीटा. ठीक. क्वेश्चन करें क्या? सपोज वी आर गोइंग फॉर अ न्यूमेरिकल.
two forces, that is F and 2F, are acting simultaneously on an object. इसी ऑब्जेक्ट पे एक साथ दो फोर्सेस लग रहे हैं, acting simultaneously on an object, right? Again, find the magnitude and resultant of these two forces. बताइए, ट्राई करेंगे? मैं करूं? अच्छा, इतने बता दीजिए। आप लोग ट्राई करेंगे कि मैं करूं? आप करिए सर। ओके, सो नाउ वी हैव एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। say this is F and other one is 2F। मान लेते हैं कि बीच में एंगल थीटा है। एंगल दिया नहीं है, एट एंगल थीटा मान लीजिए। this 2F this will be R, right? So you want to calculate magnitude of R, under root F square plus 2F square plus 2F into F into cos theta। R is equal to F square plus 4F square plus 2F square cos theta। R is equal to under root is 5F square plus 2F square cos theta। Now अगर आप एंगल अल्फा लेते हैं फ्रॉम 2F, देखो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स F sin थीटा अपॉन 2F plus F cos theta। This is angle from 2F force। आगे चलें? चलिए ये वाला आप लोग करिए। Two forces each of 10 Newton are simultaneously applied on an object। Find their resultant if they are inclined at, first one is 30 degree, second 60 degree, third 90 degree, 180 degree, 0 degree। बताएंगे आंसर?
Of course. मैं वेट करूं क्या सॉल्व करूं मैं? तो पीछे सर 30 डिग्री पे क्या आंसर आ रहा है? 16.92. वीडियो ऑफ कर दीजिए। So for r is equal to under root 10 square plus 10 square plus 2 into 10 into 10 into what? Cos 30. What is cos 30? 1 by root 2. Cos 30 is root 3 by 2. 10 स्क्वायर कॉमन बाहर ले ले, 10 गया बाहर, बचा क्या? 1 plus 1 plus root 3 by 2. R is equal to 10. 2 plus root 3 by 2 is 4 plus root 3 by, yes or no? This is your answer. Option B. What is R when theta is 60? Again, it will be 10 square plus 10 square, a square plus b square, 2 into 10 into 10. Cos 60. What is cos 60? 1 by 2. So 20. Answer is 20. No. Cos 60 is 1 by 2. 1 by 2 से 2 cancel. 10 square plus 10 square plus 10 square. 10 root 3. 10 root 3 is 17.32. $19.31. Next. This was theta equal to 30 degree. 10 root This 2. was theta equal to 60 degree. Now we have theta equal to 90 degree. So R will be equal to under root 10 square plus 10 square plus 2 into 10 into 10 into cos 90. What is cos 90? Cos 90 0. तो ये पूरा 0 हो गया. R is equal to 10 root 2. Take 14.14. this is 14.14. Next one, theta is 180. Ten square plus 10 square plus 2 into 10 into 10 cos 180. What is cos 180? 0. Cos 180 is minus 1. Cos 90 0 होता है. No, sir. Answer is 0. 90
Answer is 0, right? R is equal to under root is -1 tan square plus tan square minus 2 into tan square. Cancel. R equal to 0. D theta is equal to 0 degree. R will be equal to 20. Solve करने की जरूरत नहीं ना है. Cos 0 is 1. So resultant ये नोट हो गया ना आपके लिए. हो गया. Yes, sir. चलिए. Now can we write note first point resultant of two vectors is maximum when theta equal to 0 degree, right? Theta is 0 means they are parallel vectors, right? And at that condition vector addition is equal to scalar addition. और 10 + 10 20 हो जाएगा सीधा सीधा अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो. सेकंड पॉइंट इज resultant of two vectors is minimum when theta is equal to 180 degree or when vectors are anti-parallel. The vectors anti-parallel हो जाते हैं. आगे चले. आप एक नेक्स्ट नोट भी लिख लीजिए. is from vector law of addition. From vector law of addition. Again. Two more laws related to triangle are derived. तो अब एक यार इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं हम लोग. बहुत बेसिक लॉ है ये भी ट्रायंगल का. डेरिवेशन नहीं करने जा रहे लेकिन एग्जाम में है आपके ये आ सकता है. इट विल बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो. These two laws are, first one is cosine law for triangle. Second one is sine law for triangle. Cosine law and sine law. इसको एक एक करके देख लीजिए. Cosine law for, देखिए आप इसको अभी शायद थोड़ा लाइटली ले सकते हैं लेकिन जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जब उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे एक साथ तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना सॉल्व करना ये आसान काम नहीं होता है. ठीक. आपको थोड़े बहुत बेसिक्स वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए तो आप आराम से कर लेते हैं. आई एम टेकिंग
a triangle, so consider a triangle as shown in figure. फिगर में जो ट्रायंगल्स जैसा भी आप चाहें, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट, जैसा चाहे ले सकते हैं. आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, दिस साइड इज ए, साइड इज बी, दिस साइड इज सी. ए के अपोजिट वाला एंगल अल्फा, बी के अपोजिट वाला एंगल बीटा, सी के अपोजिट वाला एंगल गामा. सो लॉ कहता क्या है कि we can write using this law any side of triangle can be calculated as. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज कोई भी एक एबीसी में से ले लीजिए. सपोज मैं बी निकालना चाहता हूँ, तो बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए और सी के बीच में एंगल कौन सा है? बीटा. -2 AC cos बीटा. अब ये दो तीन वेक्टर दे करके सीधा रिजल्टेंट पूछ लेना. इट इज अगेन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन. क्लियर है? तो ट्रायंगल में दो साइड दिया है, तीसरा साइड कैलकुलेट कर लेंगे. यस और नो? Yes, sir. नाउ थर्ड वन, थर्ड में दूसरा ही लॉ है. देन वी हैव लॉ ऑफ साइंस फॉर अ again if we consider same triangle, considering same triangle as shown above. जैसा आप ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया हुआ आपने, सेम ट्रायंगल अगर लें, वी कैन राइट ए, साइड ए, उसके अपोजिट वाला एंगल अल्फा, ए अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा will be equal to C upon sin gamma. This is also true for any triangle. किसी भी ट्रायंगल के लिए ये ट्रू है. कोई दिक्कत किसी को? ऐसा ओके. अगेन ये आपने एक जगह और देखा होगा. If this relation is applied on vector, we can conclude the equilibrium condition for three vectors. थ्योरम का नाम बताएगा कोई?
Lamis theorem. This theorem is nothing but Lamis theorem. आगे चलें. चलिए, ये जो नोट कर लिया आपने, समझ गए हैं, तो एक क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन इज एट द फोर्सेस acting on particles situated at the origin of a two-dimensional reference फ्रेम. ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में. shown in figure. One force has magnitude of 10 Newton acting in positive x direction, whereas other has magnitude of 5 Newton acting at an angle of 135 degree with a sense directed away from origin. So क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह के हाई साउंडिंग वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट पढ़ करके कंफ्यूज कि पूछा क्या गया है. हालांकि अगर आप क्वेश्चन समझ जाएं तो ये और कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. ये बस डायग्राम दिखाया आपको. दिस इज x axis, this is y axis. We have two vectors. This is vector A. It's 10 Newton. This is vector B, 5 Newton. एंगल इसके बीच में कितना है? 135. 135 डिग्री. मैं करूं? ये वेक्टर भी है तो ये भी वेक्टर भी है क्या? Yes, Yes or no? sir. Yes, sir. So this will be how much? 135 degree. Yes, sir.
This is 135, that this will be how much? $45. 45 degree. And I think this is your vector R, right? क्या ये वेक्टर R है? मान लेते हैं इसका एंगल यहाँ से अल्फा. So by formula, what vector R will be equal to under root 10 square plus 5 square plus 2 into 10 into 5 cos Yes, sir. Five cos. 135. What is cos 135? सेकेंड क्वाड्रेंट. cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होगा 0.70. माइनस 1/√2. यस और नो? अब ओवरऑल कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से. इट विल कम आउट टू बी 7.37 न्यूटन. क्लियर है? नाउ फाइंडिंग द एंगल. आप वेक्टर एनालिसिस से भी जा सकते हैं जैसे अभी तक जा रहे थे. बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ये काफी आसान हो जाएगा. दिस इज वेक्टर आर. आर के अपोजिट में एंगल कितना है? 45. दिस इज वेक्टर बी. बी के अपोजिट में एंगल है अल्फा. सो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ कैन बी राइट तो साइन लॉ यूज कर रहे हैं. वेक्टर आर अपॉन साइन 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन साइन अल्फा. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू बी. बी कितना है? 5 इंटू साइन 45 अपॉन आर कितना है? 10. सॉरी 7.37. Sin 45 is 1/√2. 1/√2 is 0.707 on 7.37. वैल्यू निकालिए इसकी. Approximately 0.5. 0.4. 0.47. Alpha is equal to sin inverse 0.47. ये लगभग 30 डिग्री. sin 30 is 1/2. 0.5 से भी कम है. 28.7. 28.6 डिग्री करीब आएगा आंसर. ना चलिए वेक्टर में इतना काफी है. अभी अभी जो मैं समराइज करता हूँ उसको. अच्छा कुछ वैल्यूज आप जो है आपको याद होनी चाहिए. √2 is 1.414. √3 is 1.732. √5 is 2.24. 1/√2 is 0.707. 1/√3 is 0.566. √3/2 it is 0.86.
7। ये कुछ वैल्यूज बाय हार्ट होनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यूज होती हैं ये। तो वेक्टर एनालिसिस हमने अभी कर लिया, अब आगे चल के सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर लेंगे। अभी तक हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमें दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका पता है। से वेक्टर ए वेक्टर बी आपके पास है, तो आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से आप उसको ऐड कर ले रहे हैं, राइट। अगर आपके पास तीन वेक्टर हो तो कैसे ऐड करेंगे? तीन वेक्टर्स हैं तो कैसे ऐड करेंगे? कर पाएंगे ऐड? सर ग्राफिकल या फिर एनालिटिकल मेथड। हाँ, आप पहले दो को ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसको तीसरे में ऐड करेंगे। अगर चार हो, पांच हो, 10 हो तो दो दो को करते रहो ऐड, फिर आप अगेन दिस प्रोसेस इज वेरी लेंदी। एक, अब हमें वेक्टर्स को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर, पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, then we'll go for dot product and application, then we'll go for cross product and application। ये मैकेनिक्स में इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी आपको। आज की क्लास यहाँ तक रहने दीजिए, क्योंकि आपकी काफी क्लासेस हो रही हैं। आपका इवनिंग मॉर्निंग दोनों चल रहा है ना? यस सर। Yes, sir. इसीलिए मेरा टाइम क्लैश कर जा रहा है, मुझे एक बैच अपना सेटल करके कि भाई मुझे ये क्लास लेनी पड़ रही है, इसलिए आपका स्टार्ट करने के बाद जो है बीच में, कल से आपकी क्लास थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। कल वेक्टर खत्म करेंगे, विल गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके बाद 3-4 क्लासेस में आपका उतना मैकेनिक्स हो जाएगा जितना आपको बेसिक के लिए चाहिए। अच्छा, फ्रिक्शन और ट्रेसेस बीम करना है क्या आपको? क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ेगी उसकी। यस सर। बता दीजिएगा, आप मैसेज कर दिए मेरा नंबर, शायद मैं ग्रुप में ऐड हूँ, जैसा आप लोग ग्रुप में बोलेंगे वैसा हम लोग शुरू कर लेंगे आगे, ठीक। ओके, गुड डे।